नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हरियाणा की नूरा कुश्ती। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 तो हरियाणा में 1 फेज में वोट डाले जाएंगे, जबकि 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों के नतीजों का भी ऐलान हो जाएगा। चुनावी शेड्यूल जारी होते ही हरियाणा का एक ओपिनियन पोल सामने आया है। इस सर्वे में किसी भी दल को पिछली बार की तरह ही बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। हालांकि इस बार करीबी मुकाबला देखने को जरूर मिल सकता है। सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन को सबसे ज्यादा 35.2% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 31.6%, जेजेपी को 12.4% और अन्य को 20.8% वोट मिलने की संभावना है। हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा 46 है, लेकिन किसी भी दल को इतनी सीटें मिलती नहीं दिख रही है। सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन को 37 से 42, कांग्रेस को 33 से 38, जेजेपी को 3 से 8 और अन्य को 7 से 12 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि इस बार फिर से जेजेपी के दुष्यंत चौटाला की सरकार बनाने में अहम भूमिका हो सकती है। वहीं हरियाणा की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी शैलजा आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। शैलजा अभी सिरसा से लोकसभा की सांसद हैं। इस कदम से साफ है कि 5 बार सांसद रह चुकी शैलजा अब राज्य की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती हैं। हरियाणा में होने वाले चुनाव में कांग्रेस के कई नेता अहम भूमिका निभाना चाहते हैं। शैलजा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रही हूं। दरअसल मैं लोकसभा चुनाव से पहले से ही इसकी तैयारी कर रही थी, लेकिन सिरसा और अंबाला दोनों जगहों के कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते थे कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं। इसलिए मैं सिरसा से चुनाव लड़ी, क्योंकि ये देश और हमारी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव था। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा हरियाणा कांग्रेस के 2 बड़े नेता हैं और दोनों के समर्थक अलग अलग गुटों में बटे हैं। हुड्डा को जाट समुदाय का समर्थन प्राप्त है, जबकि शैलजा दलित समुदाय के बीच काफी लोकप्रिय है। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी और कांग्रेस को हुड्डा के नेतृत्व में सीएलपी और शैलजा को पीसीसी अध्यक्ष के रूप में एकजुट किया गया था। हालांकि ये एकता अस्थायी साबित हुई और हाल ही में हुड्डा और शैलजा दोनों ने अलग अलग यात्राएं की है हरियाणा में। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही दिल्ली बीजेपी भी अब एक्टिव मोड में आ गई है। सियासी गुणागणित के साथ ही प्रचार की रणनीति भी बनाई जा रही है। हरियाणा की सियासी बिसात पर दिल्ली बीजेपी भी पूरी ताकत झोंकेगी। दरअसल इनकी जिम्मेदारी हरियाणा की सभी सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने वाली आम आदमी पार्टी की पोल खोलने की रहेगी। दिल्ली के कई विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं की रिश्तेदारी भी हरियाणा में है। इसे देखते हुए सभी वहीं डेरा डालेंगे। रणनीति के तहत इसके लिए कई टीमें गठित की जाएंगी और हर विधानसभा क्षेत्र में इनकी तैनाती होगी। तो इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपसे उनका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता कमल हांडा जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ प्रदीप नरूला जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमान का हमारे इस खास पेशकश में स्वागत है। सबसे पहले तो सवाल रामराजी शर्मा साहब आप ही से करेंगे। सुन पा रहे हैं ना सर? रामराजी सर, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि क्या इस बार तीसरी बार हरियाणा में आप ताल ठोकने को बेकरार हैं? क्या आपको लगता है कि तीसरी बार फिर से आपके दम पर सरकार बना पाएगी वहां पर हरियाणा में बीजेपी? जी देखो, जैसा कि आपको मालूम है, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हों, चाहे आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए हों, और चाहे विदेश में हमारा डंका बजा हो, विदेश में हमारी धाक जमी हो, और चाहे हमारे बहुत ही मैं समझता हूँ पवित्र धाम अयोध्या धाम में एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ हो, चाहे धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई हो, अनेकों ऐसे काम हुए हैं जो असंभव था, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने उसको संभव किया। ऐसे ही हरियाणा में भी
ऐसे काम हुए हैं। पहले मैं बता दूं, पहले क्या होता था कांग्रेस के टाइम में और अन्य जो पार्टियों का शासन रहा है, पहले भर्तियां हैं वो अपने क्षेत्र के आधार पर होती थी। मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र को अपना परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, इस वाद के आधार पर नौकरियां लगाता था। हमारी सरकार ने इस परंपरा को तोड़ा। आज गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज बिना खर्ची, बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपना गौरव की बात है, ये हमारी सरकार ने किया है। और 5 लाख तक का हमने इलाज फ्री कर दिया है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारे यहाँ ये संभव है, ये बीजेपी में संभव है, एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये भाजपा में संभव है। और कांग्रेस में तो क्या है, कांग्रेस में तो राजा का बेटा राजा बनेगा, एमपी का बेटा एमपी बनेगा, सीएम का बेटा सीएम बनेगा। आम कार्यकर्ता है वो तो बेचारा दरी बिछाएगा, पर्चे चिपकाएगा, भाई जय बोलेगा, यही काम है। और ठीक है रामराजी साहब, ऑन पेपर्स तो आप जितनी सारी चीजें बता रहे हैं सब कुछ 100/100 है, बिल्कुल ऑन पेपर सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन ग्राउंड पे जो मूवमेंट है सर उसको भी तो टटोलने की जरूरत है। क्या इस बार सब कुछ पहले जैसा है या नहीं है, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ कमल हांडा जी भी लगातार जुड़ी हुई है। आऊंगा सर, आऊंगा, थोड़ा कमल हांडा जी को भी मौका देते हैं ना, सबकी बारी आनी चाहिए। कमल हांडा जी, आप जितने उपलब्धियां आपके काउंटर पार्ट वहां गिना रहे हैं आपको, उन उपलब्धियों को अब रियलिटी चेक होने का वक्त आ गया है। ऐसे में कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है और क्या 10 साल के बाद फिर से एक बार आप में उम्मीद जग रही है कि इस बार कुछ करिश्मा होगा? कुणाल जी, आपको नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। याद रख सिकंदर के हौसले आली थे, याद रख सिकंदर के हौसले आली थे, मगर जब गया तो दोनों हाथ खाली थे। जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं साहेब, जाती मकान थोड़ी है। तो बात ऐसी है सर, आप इनको बीच में बोलने मत दीजिएगा, ये बहुत इंटरप्ट करते हैं। तो नहीं, पूरा टाइम मिलेगा आपको, आप बोलिए। जी जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब इनके रटे रटाए में इनके साथ बहुत बार डिबेट होती है और ये रटे रटाए वही डायलॉग होते, चपरासी का बेटा, 3 पीढ़ियां खाली नहीं गई थी, ये वो आदिवासी महिला। रामराजी साहब प्लीज सर, प्लीज आपको, आपने जब शुरुआत की सर किसी ने कुछ नहीं बोला, आप कम से कम ओपनिंग स्टेटमेंट देने दीजिए सर। ऐसे डिबेट क्या होगा रामराजी साहब? नहीं प्लीज सर, उनको पहले बोल लेने दीजिए, फिर आपसे वाद विवाद की बात अलग से होगी सर। हाँ बोलिए हांडा जी। जी, मैं ये कह रही हूँ ये कितना धड़ाधड़ झूठ बोलते हैं। इनके झूठ की वजह से ही जो है जनता ने 5 सीटें हरियाणा में इनके हाथ से छीन ली। और देश में एक खेल होता था सर, आपको भी याद होगा कि एक टीम का व्यक्ति दूसरी टीम में जाता है, 400 पार करते करते दूसरी टीम ने पकड़ के 240 से धराशायी कर दिया। खैर, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनका हैंगओवर अभी उतरा नहीं है, अभी भी घमंड में है, अभी भी इन्होंने एक नया खेल पुराना खेल फिर शुरू कर दिया है। जैसे पहले 400 पार के नारे दे रहे थे, हालत कहाँ पहुंचा दी जनता ने कि संविधान और आरक्षण की बात मैं इनको बता दूं, ये बोलते थे कि आरक्षण कोई खत्म कर सकता है, इनको बता दूं यूपी में इन्हीं की भाजपा की सरकार है ना, 69,000 शिक्षकों की भर्ती आरक्षण के खिलाफ हुई है, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ये अपनी जानकारी के लिए नोट करें और आगे सोच कर बोलें। 400 पार से मैंने कहा आंकड़ों का खेल अब शुरू हो रहा है, बोलिए आंकड़ों का खेल फिर शुरू हो रहा है, फिर अब बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे आंकड़े की, मतलब क्योंकि देखिए मोदी मीडिया हो गया है। मैं स्पष्ट बात बता दूं, गोदी मीडिया मैं नहीं कहूंगी क्योंकि सारी चीजें इनके कब्जे में है। वो अंबानी जी जो खुद तो मुस्लिम कंट्री में जाके बैठे हैं, लेकिन उनके चैनल पर सारा दिन हिंदू मुसलमान चलता है। तो जो यातनाएं इन्होंने हमारी जिसे कहते हैं हमारी जनता को दी, हरियाणा वासियों को दी और प्रताड़ित किया हर वर्ग को, चाहे वो आप किसान ले लीजिए, चाहे आप मैं पहलवान बेटियां ले लीजिए। चलिए ठीक है। अब देखो ये पीटने बैठने का काम आपके पास आएंगे। ठीक है, हमारे साथ प्रदीप नरूला साहब भी जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जी प्रदीप नरूला साहब, स्वागत है आपका। बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप जमीनी हलचल को कैसे भांप पा रहे हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? ओपिनियन पोल्स पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं हम, लेकिन फिर भी जो ओपिनियन पोल्स इस बार कांटे की टक्कर दिखा रही है, क्या वाकई कांटे की टक्कर है? देखो कुणाल जी,
अभी अभी मैं दो प्रवक्ताओं को सुन रहा था और ये दोनों मुख्य पार्टियां हैं आने वाले विधानसभा में हरियाणा में, और दोनों ही मुख्य रूप से है। बाकी पार्टियों का अभी कोई जमीनी विस्तार नहीं दिखाई दे रहा। देखिए भविष्य में क्या होता है, लोग किसे पसंद करते हैं, किसको सिर पे बिठाते हैं, किसके सिर पे ताज डालते हैं, ये तो लोगों को पता है। लेकिन जो हालात हैं उसमें ये दो मुख्य दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी, और मैं दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता बहुत सारी उपलब्धियां गिनवा रहे थे, तो ज्यादातर सेंटर की बात कर रहे थे, क्योंकि चुनाव आएंगे मैडम, आपके पास आएंगे। कुछ प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन में, इसलिए हमने आपको रोका है। आपके पास आएंगे। अभी नरूला साहब को फिनिश करने देते हैं। हाँ बोलिए नरूला साहब। देखिए जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता उपलब्धियां गिना रहे थे, वो ज्यादातर उपलब्धियां सेंटर की, केंद्र सरकार की गिनवा रहे थे। बिल्कुल। और मैं उन्हें नहीं नकारता कि चलो जो उन्होंने किया है, सेंटर सरकारों का कर्तव्य भी है कि लोगों की भलाई का काम करना। लेकिन हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा विधानसभा में चुनाव है, 9 साल मनोहर लाल खट्टर जी रहे, उसकी उपलब्धियां बताएं, और अगर उसकी उपलब्धियां हैं तो उन्हें हटाया क्यों गया, बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन अब सीधे चुनाव पे आते हैं। दूसरी तरफ अभी कांग्रेस की प्रवक्ता सिर्फ कमियां गिना रही थी, उन्होंने एक भी बात ऐसी नहीं की कि हम जो लेकर आ रहे हैं, हम ये लेकर आएंगे, हम लोगों को इस चीज में राहत देंगे, हमारे साथ ये प्लान है। बस सिर्फ इन्होंने नहीं किया, इन्होंने बरगलाया। अगर चुनाव सिर्फ इसी बात पे लड़ा जाना है तो मेरे ख्याल से देखिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के साथ है और उसे कोई नकार नहीं सकता। ये पॉलिटिकल एक प्रोसेस है, ये राजनीति में होता है और चलता रहता है। 10 साल से वो हरियाणा में सरकार में थे, एंटी इनकम्बेंसी उनको आड़े आएगी और ये हर सरकार के साथ चलता रहता है। लेकिन जहां तक उपलब्धियां गिनवाने का सवाल है, ना तो बीजेपी के पास गिनाने के लिए कोई बहुत खास उपलब्धियां हैं और ना ही कांग्रेस को बताने के लिए उनके पास फ्यूचर प्लान है। ठीक है, मतलब मामला टफ है, मामला टफ है इस बार ग्राउंड पर। ठीक है कमल जी, आपने अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। जल्दी से मैडम कंप्लीट कीजिए। जी, मैं कह रही थी हर वर्ग को पीटा, प्रताड़ित किया, और इनका मतलब ये है कि यात्रा अलग अलग, जैसे आपने कहा खबर में, यात्रा अलग अलग कर रहे हैं, शैलजा बहन कर रही हैं या हुड्डा साहब कर रहे हैं, हमारा डबल प्रचार हो रहा है अभी। और दूसरी बात ये कि परिवार और क्षेत्रवाद की बात जो उन्होंने की, तो उनको बता दूं, जय शाह तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल सामने है, और हरियाणा में 4 एग्जाम्पल ले लीजिए, बंतो कटारिया है, तो वो कुलदीप बिश्नोई या दुष्यंत चौटाला है, और भी हैं। और इनके यहाँ पर कितने गुट है। राव इंद्रजीत ने कहा मैं तो बीजेपी के बल पर नहीं जीता, मैं अपने बल पर जीता हूँ। इनके यहाँ 5-6 गुट है हरियाणा में। दूसरी बात, अभी ये जो आदिवासी प्रमुख कह रहे थे, उसको बनाया हमने, महामहिम बनाया, तो सिर्फ उनको रबड़ स्टैंप की तरह इस्तेमाल किया गया। इन्हीं के राज्यपाल सतपाल मलिक जी ने कहा था कि वो उनसे मिलने जा रहे थे, लेकिन उनको रास्ते में ही रोक दिया गया, क्योंकि पीएमओ की परमिशन के बिना आप प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकते। खैर, अब ये जो बोल रहे थे राजनीतिक विश्लेषक थे या पत्रकार थे, मुझे नहीं, राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रदीप नरूला साहब। हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या है। जो इन्होंने पोर्टल खत्म किया, हरियाणा की बात अगर करें हम, तो पोर्टल से जो इन्होंने जी का जंजाल बना दिया इन्होंने, और परमानेंट परेशानी पत्र जो इन्होंने बनाया, और किसानों को जो धरने पर बिठाया, और अग्निवीर योजना जो ये लेकर आए, जिसमें कच्ची नौकरियां हैं, और HKRM के अंडर भी कच्ची नौकरी है 1 साल की। हम सरकारी नौकरियां 2 लाख पद खाली पड़े हैं सर, 10 साल से इन्होंने 10,000 भी नहीं भरे। जो थोड़े बहुत भरे, वो 37 पेपर लीक करके इन्होंने RSS और गुजरातियों को नौकरी दी। आपके टाइम में क्या होता था, आपने क्या किया था? आपके टाइम में 10 साल का शासन रहा, आपके टाइम में क्या हुआ वो भी तो बताइए आप। चुप कराइए। ठीक है, हाँ जल्दी से 10 सेकंड मैडम कंप्लीट कीजिए। 10 सेकंड। जो भी पत्रकार थे, जमीन अटक के सस्ते भाव में, 1 मिनट शर्मा साहब को बेच के वो। हाँ 1 मिनट जल्दी, 10 सेकंड। इन्होंने, अभी मैं लेटेस्ट बता दूं, जो महिलाओं का ये सम्मान करते हैं, चाहे वो खेल कोच थी, जिसका खुला ऑन एयर इनके खट्टर जी ने वो कहा था इसका इस्तीफा नहीं लेंगे, वो सम्मान करते हैं। और इस महिला को पीटो, किसी ने कहा यहाँ कारखाना लगा दो तो चंद्रयान पर नौकरी देंगे। हमारा ये काम है, हम आते ही 2 लाख पद खाली भरेंगे, अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे,
ताकि हमारे देश की सुरक्षा को हम सुरक्षित कर सके, जो इन्होंने असुरक्षित कर दिया है। और चाइना को 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हथियाने दी। अरुणाचल प्रदेश में 30 गाँव में चाइना ने अपने नाम। चलिए, ओके। तो मैनिफेस्टोज अब एक तरह से खुलने लगे हैं और बातचीत अब होने लगी है, लेकिन ताल तो आप लोग दोनों को मैदान में ठोकना है। जनता किसे ताज पहनाएगी इसके ऊपर निर्भर करता है। देख रहे हैं हरियाणा के ऊपर हमारी खास पेशकश। रामराजी शर्मा जी से मेरा स्पष्ट तौर पर सवाल है। रामराजी जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, आपने यूं ही कोई मुख्यमंत्री बदल नहीं जाता। नरूला साहब ने बिल्कुल सही बात उठाई थी। 9 साल आपने मनोहर लाल खट्टर के साथ बिताए और क्या मजबूरी हो गई कि फिर नायब सिंह सैनी साहब को लाना पड़ा। उसमें भी ओबीसी वर्ग से, उधर वो पंजाबी वर्ग से, जाटों से कोई विशेष प्रेम आपको है नहीं। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन सर आपके भी खाते में वैसे नहीं है जैसे बैठने चाहिए। इस बार उतना आसान नहीं होगा। रामराजी साहब देखो, मैं आपको बताऊं, हमारी पार्टी जाति पाति में विश्वास नहीं रखती। 36 बरादरियां हमारी पार्टी के लिए बराबर हैं। हम अच्छा। राष्ट्रवादी हैं, जातिवादी नहीं हैं। और माननीय मनोहर लाल जी ने इच्छा जाहिर करी कि भाई ऐसा युवा शक्ति को आगे आना चाहिए। पार्टी मेरे को कोई और जिम्मेवारी सौंपे, वो निभाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। पार्टी ने उनको एमपी कैंडिडेट बनाया, वो भारी मतों से जीत का है। आज वो केंद्र में मंत्री हैं और आज वो राष्ट्रीय नेता बन गए हैं और बहुत अच्छे डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। आज उनका प्यार, दुलार, आशीर्वाद हमारे को मिला हुआ है। अच्छा। और पार्टी ने ये भी महसूस किया, क्योंकि कांग्रेस ने तो बनाया नहीं। कांग्रेस ने 56 साल में कोई ओबीसी समाज से सीएम नहीं बनाया, एससीबीसी समाज से नहीं बनाया। पार्टी ने ये महसूस किया, जो भाई इसमें विकास में और हर दृष्टि से पीछे रह जाता है, उस भाई को अगर हाथ पकड़ के आगे लिया है तो अच्छा रहता है। तो ओबीसी समाज ये बैकवर्ड समाज है, पिछड़ा रह गया था, पीछे रह गया था विकास कार्यों में। तो ओबीसी समाज से माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो इस बार कौन मुख्यमंत्री पद का चेहरा है? वही नायब सिंह सैनी साहब हैं या कोई ट्रम्प कार्ड होगा? हमारे जो पार्टी के चाणक्य हैं, लोह पुरुष हैं और जो समझते हैं, हाँ मैं समझता हूँ केंद्रीय गृह मंत्री भी सरदार पटेल जी के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री भी हैं। हमारे चाणक्य जी ने ये डिक्लेयर कर दिया, इन्हीं की अध्यक्षता में हम चुनाव लड़ेंगे और अगले मुख्यमंत्री भी हमारे नायब सैनी जी होंगे। चलिए, ओके। कांग्रेस ने ये 5 सीटें ये झूठ बोल के इन्होंने हथियाई। ठीक है। इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है। वो तो लिटमस टेस्ट का वक्त आ गया है ना सर। अब आप जाकर के सच्ची प्रॉपर मैसेज दीजिएगा और देखिए जनता फिर किसे वोट देती है। ठीक है, की चढ़ने वाली नहीं है। ठीक है। तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ओके, लिटमस टेस्ट के लिए, अब लिटमस टेस्ट के लिए ज्यादा वक्त नहीं है सर अब। हाँ ठीक है, ओके रामराजी साहब, अब लिटमस टेस्ट में तो आपको जाना ही है। जनता देखिए किसको चुनती है, वो तो उसके ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, ओके। कमल आंडा जी, आखिर ये एक बात बताइए, कुमारी शैलजा जी की क्या मिस्ट्री है? एक बार तो सांसद बनती हैं, लेकिन अब वो अपनी इच्छा प्रकट कर चुकी हैं कि उनको राज्य की राजनीति में बहुत एक्टिवली इंटरेस्ट है और वो अब इच्छा प्रकट कर रही हैं कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। चीजें सॉर्टेड है? देखिए, ऐसा है, एमपी बन चुकी हैं वो, और अगर उन्होंने विधायिका का चुनाव लड़ना है, हमारे पास 2500 आवेदन आए हैं। अब उसमें किस किस का नाम है मुझे मालूम नहीं है, इतना मालूम है कि 2500 आवेदन आए हैं। बाकी ये है कि आला कमान तय करेगा, सबसे बड़ी बात। हमारा हम छोटे से कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, सो वी कैन नॉट डिसाइड हु इज गोइंग टू बी द सीएम ऑफ हरियाणा, ऑलराइट। और दूसरी बात ये कि ये हमारे हाथ में नहीं है। बाकी जो मैंने कहा हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। दूसरी कुछ इनकी बातों का जवाब देना चाहूंगी सर, जल्दी से। खट्टर और सैनी में 36 का आंकड़ा है, डिक्लेयर हो गई चुनाव की डेट। कौन कह रहा है 36 का आंकड़ा है? कौन कह रहा है? क्यों झूठ बोल रहे हो आप चैनल के सामने? सर, हमारी पार्टी में आपकी पार्टी तरह लट नहीं बज रहा। हाँ बता रही है। अच्छा बताइए जल्दी हांडा जी। पार्टी में क्या नाम है? 1 मिनट शर्मा साहब जवाब दे रही है वो ना, वो जवाब दे रही है कि क्यों 36 का आंकड़ा। 1 मिनट शर्मा साहब, 1 मिनट उनको बोलने दीजिए। शर्मा साहब, ऐसे कैसे होगी डिबेट सर? उनको बोलने तो दीजिए। हाँ, रिकॉर्ड पर सुई रख देते हैं, जब तक पूरा बज नहीं जाता रुकते नहीं है। खैर, मैं बता रही थी 36 का आंकड़ा, उनको इतना भी नहीं पता था कि चुनाव की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। पत्रकारों से भिड़ गए जब पत्रकारों अरे वो चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इंडिपेंडेंट एजेंसी। रामराजी साहब आप रुकिए, सुन तो लीजिए सर, फिर बोलिएगा ना। हाँ, पेशेंस
कुछ नहीं है, इनको है फटाफट मैं बोल दूं जो मैंने बोलना है। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं ठीक है, इनको बोलिए सच कमल सुनने अंडा की जी आदत कंप्लीट नहीं कीजिए। है। रामराजी साहब उसके बाद फिर आप बोलिएगा। चाटुकार है, सत्ता के दलाल भी मैं कह सकती हूँ इनको, इसलिए इनको कुछ सच्चाई सुनी नहीं जाती, सच कड़वा होता है ना। अच्छा, नहीं, ठीक है, झूठ में जल्दी इनको से। खूब आनंद आ रहा है। आप क्यों झूठ बोल रहे? सारे झूठ मैं झूठ बता रही बोलते हो थी कि खट्टर मतलब पत्रकारों से भिड़ गए। फतेहाबाद में हमारे होर्डिंग्स उतारे जा रहे हैं। आपको ये भी बताऊं, हरियाणा में जो हमारी कांग्रेस के हैं, दीपेंद्र हुड्डा साहब के हैं, शैलजा बहन के, सबके होर्डिंग्स उतारे जा रहे हैं। किस लिए उतार रहे हैं भाई? क्या घबराहट है आपको? अरे और चुनाव OBC आयोग का काम है, हमारा काम थोड़ी है। चुनाव आयोग तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है। चलिए, ठीक है। चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ठीक है। जो है अपनी हार का ठीकरा फोड़ सके। और खट्टर साहब जो है 2 साल से ये नहीं क्या कह रहे थे SC समाज से आप CM चेहरा डिक्लेयर करोगे? बताइए आप। जिम्मेदारी को। ठीक है। ऐसा तो SC नहीं होता है समाज कि से CM CM बना चेहरा हुआ डिक्लेयर हो, करोगे क्या? बताइए आप। बदल दो। वो 2 साल से तो गुहार लगा रहे थे कि जी में से हरियाणा नहीं संभल रहा, क्योंकि चंद्रयान पर नौकरी देने की बात कर रहे थे। 750 किसानों की हत्या की, अभी ड्रोन दीदी का इनका प्रोग्राम था, वो इन्होंने और क्या कर्नाटक में 1200 किसानों ने हत्या कर दी, उसका जवाब दीजिएगा। खुला है थोड़ा सा। वहाँ पे 12 साल की बेटी से गैंगरेप हुआ है, क्या क्यों नहीं गया? युवा रो रहे हैं, क्या राहुल बाबा जाएंगे क्या? ठीक है, ठीक है। 12 साल की बिटिया ठीक है, ओके ओके रामराजी साहब, ठीक है, ठीक है सर। आप थोड़ा पेशेंस रख के सुन तो लीजिए सर। हाँ, विनेश फोगाट हमारे देश की आन बान शान। एयरपोर्ट पर उसको जो है सुबह की चली हुई, शाम को 5 बजे उसके गांव तक लोग आए हैं। उसमें हमारे सांसद, हमारे आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा साहब भी थे, उसको वेलकम करने में जब वो दिल्ली उतरी थी। नहीं ओके ओके, ठीक है प्रदीप नरूला साहब, ओके ओके, मैं समझ गए आपकी बात। किसानों के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति सम्मान की जरूरत है, बिल्कुल जमीन पर होनी चाहिए, ये डिजायरेबल। ठीक है, ओके प्रदीप नरूला साहब, मेरा अगला सवाल आपसे है सर कि दिल्ली बीजेपी बिल्कुल एक्टिव हो गई है। एक मिनट, दिल्ली बीजेपी बिल्कुल एक्टिव हो गई है सर, और आम आदमी पार्टी की एक सरप्राइज एंट्री तो सरप्राइज है नहीं। तो क्या दिल्ली बीजेपी जो खोल का खेल खेलने की कोशिश कर रही है सर, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? आम आदमी पार्टी को आप कोई थ्रेट मानते हैं, नहीं मानते हैं हरियाणा में? नरूला नहीं, हरियाणा में देखिए, अगर आम आदमी पार्टी ने पहले भी गठबंधन में, कांग्रेस के गठबंधन में लोकसभा का चुनाव लड़ा है, और अब अगर वो थ्रेट होती या उनका कहीं बहुत ज्यादा कुछ आधार अभी बन गया होता, तो शायद कांग्रेस सीधे रूप में मना नहीं कर देती कि हम उनके साथ कोई अलायंस नहीं रखेंगे विधानसभा चुनाव में। और जिन परिस्थितियों से आम आदमी पार्टी गुजर रही है, जहां उनका नेतृत्व गुजर रहा है, मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में वो बहुत ज्यादा कुछ बड़ा कर पाएंगे। देखिए, जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है और तो असर थोड़ा बहुत जरूर डालती है, असर होता है तभी चुनाव लड़ा जाता है, और उनके फॉलोवर्स भी होते हैं। लेकिन ये तो कोई अगर ये कहो कि हरियाणा में कोई उलटफेर होगा या कोई परिणामों पर असर डालेगी आम आदमी पार्टी, अभी ऐसा कुछ नहीं लगता। चलिए, तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लगता है कि क्या उलटफेर हो पाएगा आम आदमी पार्टी के तरफ से। लेकिन एक बात देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दिल्ली बीजेपी जिस तरह से एक्टिव है पोल खोलने के लिए, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है आम आदमी पार्टी को लेकर? क्या आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वो अभी भी कमर कस रहे हैं कि कहीं गलती से हरियाणा में कुछ सीटें मिल गई तो दिल्ली में मुश्किल हो जाएगी? आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। और हम लगातार बात करते रहे हैं हरियाणा के चुनावों की, और अब तो 1 तारीख को चुनाव है, 4 तारीख को नतीजे हैं। हर पार्टी जोर शोर से इस मैदान में कूद चुकी है, और अब जनता को डिसाइड करना है कि आखिर उसे कौन सी पार्टी पसंद है और कौन सा नेता मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हमारे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।